नमस्ते दोस्तों, साहित्यिक कहानी की श्रृंखला में आज सुनिए प्रसिद्ध कथाकार प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी ये कल्चर्ड नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। साथ वाले प्लॉट पर बहुमंजिली इमारत बन रही है। मजदूर ने अधिकतर पूरब के हैं, कई के पत्नी बच्चे भी साथ हैं। ऐसे जीवन के अभ्यस्त उठाऊ गृहस्थी हमेशा साथ चलती है। पति पत्नी दोनों मजदूरी करते हैं, बच्चे वहीं आसपास खेलते रहते। जहाँ काम पर लगे वहीं टेम्पररी गृहस्थी जमा ली। ऐसे काम तो महीनों चलते हैं ना। सुमरनी का चौका चूल्हा यहाँ नीचे है। वे लोग सोते भी सामने के ऊपर वाले कमरे में हैं, जो पूरा बन चुका है। अब तो काम उससे ऊपर वाली मंजिल पर चल रहा है। पड़ोस की किसी बिल्डिंग में जो लोग काम कर रहे हैं, उनमें लगता है इसकी बहन भी है। कभी कभी एक स्त्री आती है, ये उसे दीदिया कहती है। उसी के मुंह से इसका नाम सुना है नौमी ने। आवाज़ लगाती है, सुमरनी हो को काफ़ी लंबा खींच देती है। उसके आदमी का भी वह नाम लेती है, चैतू। नमिता के बेडरूम की खिड़की से इधर का पूरा हिस्सा दिखाई देता है, पर नमिता कौन कहे, नौमी नाम चल गया है उसका। सुमरनी सुबह सुबह ईंटों के चूल्हे पर खाना बनाती है। दाल उबाल कर चूल्हे के आगे अंगारे खींचकर बटलोई रख देती है, मंदी आंच में धीरे धीरे सीजने को, और ऊपर बड़ी सी कढ़ाई रख कर सब्जी छौंकती है। जरा सा तेल और गोभी, आलू या जब जैसा मौसम हो, हींग मेथी के साथ अच्छी तरह मिर्च, चटपटी सब्जी। ऊंची कोर वाली थाली ऊपर से औंधा कर ढाँक देती है, तब तक आटा गूंथती है। नमिता देखती है, बच्चे को गोद में डाल वह आटा मार लेती है, थोड़ा सा नहीं खूब सारा। वैसे ही रोटी बेलते बेलते गोद में डाले रहती है, तवे पर और अंगारों में सेकती भी रहती है। लगता ही नहीं कि उसे कोई असुविधा हो रही है। खाना खाते पर भी आराम से बच्चा गोद में पड़ा रहता है। वो बीच बीच में उसे चटाती जाती है और वो चटकारे लेकर खाता है तो देख देख कर हंसती भी है। चमचे में तेल गरम कर दाल में लहसुन मिर्च का जो करारा बघार बनता है, उसकी तीखी धांस यहाँ तक आती है। हमारे घर के लोगों को तो मिर्च का तीखा स्वाद लेना ही नहीं आता, दूर दूर भागते हैं। नौमी को लगता है कि झन्नाटेदार बघार की तेजी जब कण कण में रस जाती है तो एक सौंधी सी महक, एक करारा सा स्वाद व्यंजन में बस जाता है। बोरा बिछाकर आदमी बच्चे भोजन करने बैठते हैं। ऊंची कोर वाली थाली के नीचे एक और कोयला लगाकर ढाल के हिस्से में वह चमचे से दाल परस देती है। उसी में से दोनों बच्चे और आदमी खाते हैं। सुमरनी चूल्हे के आगे फैले अंगारों पर तवे से उतारकर रोटी डालती है और फिर से उसे खड़ी कर घए की आंच में घुमा घुमा कर दोनों ओर से सेकती है और उछाल देती। उसका आदमी हाथ बढ़ाकर झेल लेता है, कभी कभी थाली में जा गिरती है। गोद का बच्चा लपकता है तो आदमी उसे ले लेता है, बीच बीच में उसके मुंह में भी डालता रहता है। 2-4 रोटी सेक कर रख देती है। मोड़ा मोड़ी को तीसरे पहर भूख लगती है ना। ये गैस की नीली लपट पर सेकी रोटियां और कुकर में गली दाल सब्जी खा खा कर मेरा तो जी उब गया है, नौमी सोचती। उसका मन करता सुमरनी के बोरे पर जा बैठे और चूल्हे की मंदी आंच पर सिकती रोटियां और बटलोई की दाल खाकर तृप्त हो जाए। रात का समय उनका अपना, खा पीकर इधर सामने के बड़े कमरे में इकट्ठे होते। फिर क्या था, फिर तो ताने उठती हैं लोकगीतों की। कहाँ सुनने को मिलते हैं ऐसे मन में उतर जाने वाले दुर्लभ लोकगीत और इतना तन्मय गायन। कोई वाद्य यंत्र नहीं है इनके पास, ढोल मंजीरा नहीं है। एक घड़ा औंधा कर सुमरनी का आदमी चैतू ऐसी कुशलता से बजाता है कि कानों में रस घुल जाता है। और गाने पूरब के हैं ये लोग, बिहारी और मैथिली लोकगीत इनके कंठ में बसे हैं। मस्ती में आने पर कभी कभी दिन में भी एक आध तान छेड़ देते हैं। आसपास सभ्य जगत की दुनिया है, पढ़ी लिखी महिलाएं भी बहुत बिजी हैं। बाहर काम करने वाली तो है ही, गृहिणियां भी कम व्यस्त नहीं है।
इतने काम है इनके पास कि समय कम पड़ जाता है। सचेत, सजग मस्तिष्क, सब कल्चर्ड हैं। उनकी अपनी ज़रूरतें हैं। परेशानी होगी तो शिकायत करेंगी ही। बच्चा पालना कोई आसान काम है? कल ही ललिता झींक रही थी। बाजार करके घर पहुंची और सास जी बच्चे को पकड़ाने आ गई। अरे ये भी नहीं सोचा कि थक कर आई है, बस अपनी ही गाए जाती हैं। मैंने ये किया, मैंने वो किया, कितना थक गई मैं। तुम्हारे बच्चे ने इतना परेशान किया, 4 बार तो मैंने उसके कपड़े बदलाए। बस अपनी गाथा सुनाने बैठ जाती हैं। और मैं जो सुबह से चकरघिन्नी बनी हूँ वो कुछ नहीं, घर में पाँव रखते ही ऊपर से लदाने को तैयार। मैंने भी साफ करके कह दिया, अरे अम्मा जी जरा सांस ले लेने दीजिए, मैं कहीं भागी नहीं जा रही हूँ। आधे घंटे लेट ली तब कहीं लिया जाके। और ऊपर वाली सरिता जी, वो तो बैंक में काम करती हैं। दिन का बड़ा हिस्सा बाहर निकल जाता है। काम वाली रखी है, बच्चे को संभालने के लिए एक लड़की भी रखी है। जब लौटती हैं तो थकी हुई, बच्चे को जबरन बाहर भेजना पड़ता है लड़की के साथ। रोता है तो वो छुपाएगी, आखिर रखा किस लिए है। बच्चा रोते रोते घूम घूम कर माँ को देखता है, उसकी गोदी में लपकता है, पर माँ बहुत थकी है और बहुतेरे काम अभी बाकी पड़े हैं। समय कहाँ है उसके पास। कितनी परेशानियां हैं ये तो पूछिए ही मत। एक से एक दुख तकलीफ का भोगा हुआ यथार्थ सुनने को मिल जाएगा। भाई जो सबसे अधिक विद्वान है, सबसे अधिक झींकना उसी का है। रोज का किस्सा सुन लो, आज बच्चे ने कितनी बार शूशू की, कितनी बार छिछी की, बेचारी को खाना खाते से उठना पड़ा। जी ऐसा घिना गया कि फिर खाने की इच्छा नहीं हुई। अब 2 पत्ते चाट के खाकर संतोष करना पड़ रहा है। और लड़की, उनकी व्यथा मुखर हो उठती है। जब मैं होती हूँ तब उसे लगता है ये काम मुझे कराने चाहिए। कभी शूशू के कपड़े तक नहीं बदलती, अरे मेरे पर चढ़ाए रखती है। बच्चा भी तो उसके पास से दौड़ा चला आता है। कहाँ तक मना करें, रोना धोना मच जाए और अपना मूड खराब हो जाए वो अलग। अरे हम भी सोचते हैं हमारे पीछे तो संभाले रहती है और थोड़ा बहुत ऊपर का काम भी करवा लेती हूँ। छुड़ा दें तो सब हमें ही झेलना पड़ेगा। देखो कल यहाँ कितना काम था, बुरी तरह थकी। घर पर बैठकर चाय का कप उठाया ही था कि वो अंदर ले आई और ये दौड़कर गोदी में चढ़ने लगा। ऐसा धक्का लगा कि गरम गरम चाय मेरे ऊपर तो गिरी ही, मेरी नई साड़ी भी खराब हो गई। ऐसा ताव आया ना कि कस के एक चांटा रसीद कर दूं, पर दौड़कर लड़की ने उठा लिया। जितना वे बचने की कोशिश करती हैं उतना ही उत्कंठित होकर वह दौड़ता है, माँ का दुलार पाने को व्याकुल। पर कहीं तो छुटकारा मिले, पैदा तो कर ही दिया है किसी तरह, अब संभाल तो कोई और भी सकता है। अरे ले जाओ इसे, सामने लिए खड़ी रहोगी तो फिर मचलेगा ही। उधर बाहर क्यों नहीं ले जाती है? ना फुर्सत है ना निश्चिंती। गोदी में लेकर भी तो मन उलझा रहता है। तमाम चिंताएं हैं, बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ें जिनके बारे में सोचना है। इसके कारण बड़ा टाइम वेस्ट होता है, नहीं तो जाने क्या क्या कर लेती मैं। अरे रात में भी चैन नहीं है, जरा सा सो जाओ तो रोना शुरू, ऊपर से चिपटा चला आता है। जब देखो तब भीगा। लगता है आया दूध बनाने में पानी ज़्यादा कर देती है, और कहो तो कहती है बीबी जी गाढ़ा रहेगा तो पेट में मरोड़ें उठेंगी। पेट भी तो अक्सर दुखता ही रहता है, और ऊपर से लूज मोशन। एक बार बात हो रही थी, हमारे यहाँ के साहित्य में बाल लीलाओं का जितना व्यापक वर्णन हुआ है और कहीं सुनने में नहीं आता। सूर तो बिल्कुल ही डूब जाते हैं। तुरंत उत्तर मिला, अरे सूर ने कभी बच्चा देखा तक नहीं होगा, पालना तो बहुत दूर की बात है। इन आदमियों का क्या है, उन्हें कुछ करने धरने से मतलब नहीं। जब तक हंसता खेलता रहे उन्हें अच्छा लगता है, नहीं तो तुरंत पुकारेंगे, अरे इसको ले जाओ आके। हमें तो कहना पड़ता है, आया बच्चा क्यों रो रहा है, भूखा है क्या, अभी अभी फीड किया है।
बस आपके पास को लपकता है। अभी इसको बाहर ले जाओ, मैं खाली नहीं हूँ। माँ की मुद्रा देखकर बालक सहम गया। फिर आवाज लगाती है, अरे आज इसे जूस निकाल कर दिया कि नहीं दिया? हाँ मैडम, पी चुका है। सूप जूस सब पीता है। फिर भी बताइए कितने बच्चों को ये सब मिलता है जो इसे मिल रहा है? गोद में लेकर भी मन कहीं और भागा रहता है। फिर टीवी का कोई दृश्य कहीं मिस ना हो जाए, पास होकर भी पास नहीं। कोई सोचता नहीं, चिल्लाना पड़ता है, अरे खाना तो खा लेने दो, अभी हाथ चलाकर कपड़े गंदे कर देगा। उनके पास इतने काम है कि दिमाग वैसे ही परेशान रहता है। थोड़ा मनोरंजन चाहे उसमें बाधा, घूमने फिरने में बाधा, कभी कभी किसी से बात करने बैठ गई तो बीच में बाधा। हर तरह से बाधा बने रहते हैं ये बच्चे। माएँ सचमुच कल्चर्ड हैं। अरे मैं भी कहाँ की बात लेकर बैठ गई। नौमी फालतू की बातों को दिमाग से झटक देना चाहती है। ये परेशानियां तो जग विदित हैं। छोटे को दूध पिला जमीन पर बोरा बिछाकर बैठाल देती है सुमरनी और अपने काम में लग जाती है। काम वही सुबह खाना बनाना, फिर दिन में ईंटें या सीमेंट और मसाला ढोना। बच्चा क्या बोरे पर टिकने वाला है? खिसक खिसक कर कच्ची जमीन में पहुंच जाता है। बड़े भाई बहन या सुमरनी चलते फिरते उसे फिर बोरे पर कर देती हैं। कच्ची जमीन है, हाथ पांव धूल दूसरित हो जाते हैं। माँ अपने कपड़ों की चिंता नहीं करती, उठाकर हाथ से मिट्टी झाड़ती है और गोद में भर लेती है। कौन महंगे कपड़े पहन रखे हैं जिन्हें बचाने के लिए बच्चे को दुरदुरा दे। यहाँ तो कलफ प्रेस भी नहीं जो मुसने का डर हो। पैपान कराने के लिए आंचल में दुबका लेती है। कभी जब माँ को देखे काफ़ी देर हो जाती और बच्चा सामने पड़ जाता है तो आकुल सा लपकता है माँ की ओर। मजूरी में लगी रहकर भी सुमरनी आंखें नहीं फेरती। अरे 16 ईंटों से भरा तसला सिर पर संभाले वह अनायास झुकी, आंखों में वात्सल्य उमड़ता हुआ और बच्चे को हाथ से संभालकर बगल में दबा लिया। दूसरे हाथ से ईंटों भरा भारी तसला साध कर सीढ़ियां चढ़ने लगी। नमिता चकित, इसने सोचा तक नहीं सिर पर इतना भारी बोझा उठाए झुकेगी कैसे, कैसे बच्चे को साधेगी। अब उसकी जगह वह खुद सोच में पड़ गई। सुबह मुंह अंधेरे में व्यस्त रहती है। रोज ही मेरे सोकर उठने से पहले उधर की अरगनी पर गहरे रंग की धोती सूखती दिखाई देती है। लोगों की जगार से पहले वह बाहों के नीचे पेटीकोट को कसकर बांधे इधर नल पर नहा लेती है। ये थकती नहीं क्या? एक सहज वृत्ति, अनायास, बिना कठिनाई के सहज सस्मत मुख, सिर का भार एक हाथ से साधे कमर से झुकती है और दूसरे हाथ से जमीन पर बैठे बालक को उठाकर अपनी गोद में दबा लेती है। कोई शिकायत नहीं, कैसे करेगी, कितना जोर पड़ेगा सोचने की जरूरत नहीं। बस उर में ममता उमड़ती है तो अपने आप करवा लेती है। उमड़ता हुआ वात्सल्य, कोई बाधा कहाँ रह पाए वहाँ। स्वचालित सा सब अपने आप हो जाता है, तनाव रहित। दिमागी ऊहापोह यहाँ कहाँ। सोचने विचार करने की सारी एनर्जी क्रियाशीलता में बदल जाती है। किसी दबाव में आकर नहीं, भावना से परिचालित। अति सहज रूप से उनके क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। हृदय में भावना उमड़ती है तो कोई तर्क सिर नहीं उठाता। उस वेग में थकान बह जाती है। मन का मोह छोह मुख पर माधुर्य बनकर छा जाता है। हाँ, पढ़ी लिखी समझदार महिला होती तो सोचती विचारती, इतने भारी बोझ के साथ कैसे उठाऊंगी, कैसे साधूंगी दोनों को, कहीं ईंट गिर पड़ी तो। चलो कोई बात नहीं, रो लेगा थोड़ी देर, क्या फर्क पड़ता है। पर उसे अपने बोझ का भान नहीं, शिथिलता या थकान नहीं। आंखों में उमड़ा नेह, चेहरे में कई दमक भर रहा है। आते जाते उसकी नेह भरी दृष्टि बच्चे पर, वह पुलक उठता है, मुख पर हंसी सज जाती है। गहरी परितृप्ति से चेहरा दमक उठता है। भाई बहन को आते जाते देखकर किलकता है वो। आदतन काम करती रहती है, थकान का भान कैसे हो। शरीर तो माध्यम है, अनुभव करने वाले मन मगन रहता है।
अपनी सीमित सृष्टि में। शिकायत कौन करेगा? दिमाग को प्रेरित करके ध्यान बच्चे में लगा होता है, बात खत्म। बच्चा भी उस दृष्टि के वात्सल्य से सिंचित रहता है, संतुष्ट, तृप्त। दोनों एक दूसरे से दूर कहाँ। रात गहरा रही है। पड़ोस की बिल्डिंगों से खाना पीना निपटा कर उसी कमरे में 2-4 और मजदूर परिवार जुड़ आए हैं। छोटे बच्चे माँ या बाप की गोदी में, बड़े भाई बहन रात का खाना खा सांझ पड़े से सो गए हैं। चैतू ने घड़ा साध कर अपना हाथ उस पर धर लिया है। एक नहीं कितने कितने गीत, रोज नए नए, बार बार सुनते रहो तो भी जीना भरे। सिनेमा के सारे गाने इन लोक गीतों के आगे फीके लगते हैं। नौमी खिड़की खोलकर जब तक उनका संगीत चलता है सुनती रहती है, कभी कभी आधी आधी रात तक। जितने सहज ये गीत हैं उतनी ही गहरी अनुभूति संगीत के निनादित स्वरों में गूंज भरती है। लोक धाराओं की इस त्रिवेणी में डुबकियां लगाकर जो सुख मिलता है उसकी स्मृति भी तरल लहरों सी सरसा जाती है। इनके दिन भर के कठोर श्रम का परिहार लगता है इसी से हो जाता है। चेहरों पर क्लांति के बजाय स्निग्ध शांति छा जाती है। बड़ी टीम टाम वाले जगमगाती स्टेज पर आयोजित सांस्कृतिक आयोजन नौमी को लगता है इनके आगे फीके हैं। इतनी शांति और तन्मयता, चित्त को विभोर कर देने वाली रस की यह सहज वर्षा कहाँ। एक नए गीत की तान उठ रही है। अकेल सिया रोवे हो राम जी, बोले जिनावर कोई लोग न लुगाई, घोर बनमा में डिरावे हो राम जी। बीच बीच में कुछ और कंठ अपने स्वर मिला देते हैं। पुकार और गहन हो जाती है। लगता है सारा वन प्रदेश टेर रहा है, हो राम जी। ध्वनि प्रतिध्वनि सब ओर छाई है। अपने बिस्तर पर लेटी लेटी तन्मय नमिता लोक मन में लीन हो गई है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे प्रसिद्ध कथाकार प्रतिभा सक्सेना जी की लिखी कहानी ये कल्चर्ड नहीं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मिलते हैं दोबारा एक और नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।